Hello everyone, in this session we will discuss about aneurysm. एन्यूरिज्म क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं एन्यूरिज्म डेवलप होने की वजह से, और ये होता कहाँ पे है। बेसिकली जो एन्यूरिज्म है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर दिक्कत रहता है। किसके अंदर दिक्कत रहता है? कार्डियोवास्कुलर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये दिक्कत रहता है। इट में इंक्लूड आर्टरीज, आर्टरीज को अफेक्ट कर सकता है। इट में इंक्लूड या तो ये वेसल्स को अफेक्ट करेगा, आर्टरीज को अफेक्ट करेगा, या फिर ये वेंट्रिकल्स को अफेक्ट करेगा। एन्यूरिज्म इज कार्डियो is a disease which occur in cardiovascular system. It may occur in the ventricles, या फिर ये हो सकता है जो आर्टरीज हैं उसके अंदर दिक्कत आ जाए। और इसमें होता क्या है, ये परमानेंट परमानेंट प्रॉब्लम रहती है। अगर ये एक बार हो जाता है तो इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इट इज परमानेंट, या बोल सकते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हो सकता है। एंड इसमें बल्जिंग आउट होता है वेसल्स का, बल्जिंग आउट ऑफ वेसल्स और एट साइट वेयर दे अकर। अभी हम बात कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर की। इट में इंक्लूड वेंट्रिकल्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, इसलिए जिस भी साइट पे हो रहा है या वेसल्स को इंक्लूड कर रहा है तो ये कहीं पे भी हो सकता है। इसमें क्या रहता है? परमानेंट डायलेटेशन, परमानेंट डायलेटेशन। वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, वेसल्स डायलेट कर जाएंगे और वहां पे बलूनिंग हो जाएगा वेसल्स का, फर्दर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दिस इज अबाउट एन्यूरिज्म। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का प्रॉब्लम है, परमानेंट रहता है, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, और ये लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है। इट इज लोकलाइज्ड, परमानेंट, और वेसल्स का बल्ज आउट हो जाता है। इट में भी अकर इन द आर्टरीज और वेंट्रिकल्स। अब आर्टरीज में भी मोस्टली ये सबसे ज्यादा जो लार्ज साइज आर्टरी है, लार्ज साइज आर्टरीज को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता कैसे है वो चीज देखेंगे, एन्यूरिज्म होता कैसे है। अगर हम लोग एक आर्टरी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जस्ट ये चीज, अगर आर्टरी यहां से बल्ज आउट कर रखी है, दिस इज, देन इट इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। अभी एन्यूरिज्म अगर यहाँ पे है तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। फर्स्ट, जो फ्लो है ब्लड का वो लैमिनार रहता है, फ्लो ऑफ ब्लड डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, ब्लड फ्लो बिकम इरेगुलर, ब्लड फ्लो डिस्ट्रप्शन, ब्लड फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा इसकी वजह से। सेकेंडरली, जैसे ही ब्लड यहाँ आ रहा है तो ब्लड एक जगह पे अगर इकट्ठा हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, तो ब्लड के अंदर कैपेसिटी होती है वो कोगुलेट करने लगता है। अगर बहुत सारा ब्लड यहाँ पे कोगुलेट कर गया तो वो क्या फॉर्म कर सकता है? आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, एथ्रोस्क्लेरोसिस, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में ये एन्यूरिज्म जो है कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड, इसको हम लोग थ्रोम्बस भी बोल सकते हैं। अगर ये थ्रोम्बस यहाँ से डिस्लोज कर गया किसी टीयर की वजह से या माइनर रप्चर की वजह से, तो ये एम्बोलिज्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एन्यूरिज्म की प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं? फर्स्ट, ब्लड फ्लो, लैमिनार जो ब्लड फ्लो था वो इरेगुलर होता जा रहा है। सेकेंडरली, जैसे ही ब्लड यहाँ से आ रहा है, कुछ सेल्स जैसे ही यहाँ पे लॉस करेंगी, लॉजिंग हुआ सेल्स का, ब्लड इकट्ठा हुआ, स्टेगनेंट हुआ, तो वो कोगुलेट करना स्टार्ट कर देगा। कोगुलेशन अगर हो रहा है तो वो क्या करेगा? एक आर्थ्रोस्क्लेरोसिस बना लेगा, फाइब्रोफैटी प्लेग यहाँ इकट्ठा हो जाएगा या थ्रोम्बस डेवलप कर जाएगा। बट जैसे ही हाई इंटेंसिटी से कभी कभी ब्लड अगर आ रहा है तो वो थ्रोम्बस को भी क्या कर सकता है? डिसलोज कर सकता है, और वो एम्बोलाई में चला जाए, वो फिर क्या होगा? एम्बोलाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से ये चीज डिसलोज कर गई, अगर ये डिसलोज यहाँ से कर गई तो ये जब छोटे छोटे वेसल्स के पास पहुंचेगी, सपोज दिस वन, यहाँ पे छोटे छोटे वेसल्स प्रेजेंट हैं, तो ये कंप्लीटली जिस भी ऑर्गन को वो सप्लाई कर रही है उसकी ब्लड सप्लाई को रोक देगी। तो इससे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है। ये हमने एक वेसल्स के बारे में डिस्क्राइब किया। अभी एन्यूरिज्म का पढ़ रहा था कि कार्डियोवास्कुलर इशू है,
इट मीन्स ये वेंट्रिकल्स के अंदर भी एक्सर्ट कर सकता है। अब वेसल्स का हो गया, वेंट्रिकल्स में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? सपोज दिस इज अवर लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर यहाँ पे कोई रप्चर हो रहा है, लेयर्स का अगर कोई रप्चर हो रहा है, सपोज यहाँ से कोई रप्चर हो गया, डिसरप्शन हो गया, एंडोकार्डियम का डिसरप्शन हो गया, तो जो ब्लड है यहाँ पे जाके इकट्ठा करेगा। अभी वेंट्रिकल्स के अंदर हाई अमाउंट में ब्लड रहता है, जब एट्रियल्स जो है वो रिलैक्सेशन में होते हैं तो वेंट्रिकल्स में हाई अमाउंट में ब्लड रहता है, तो ये ब्लड कहाँ पुश कर जाएगा? इन दीज लेयर्स, इन लेयर्स में ये ब्लड इकट्ठा होने लगेगा और यहाँ पे एक फाइब्रस कैप आ जाएगी, फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्यूडो एनोरिज्म। स्यूडो एनोरिज्म, फिर यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे टिश्यूज का बल्ज आउट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्यूडो एनोरिज्म। इट में इंक्लूडेड द वेसल्स और इट में इंक्लूडेड द वेंट्रिकल्स। तो ऐसे क्या हो सकता है? एनोरिज्म। अभी एनोरिज्म के टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर इट मे बी ट्रू एंड स्यूडो, ट्रू एनोरिज्म एंड स्यूडो एनोरिज्म। ट्रू एनोरिज्म में क्या रहेगा? जो वेसल्स हैं उसकी तीनों लेयर्स अगर इन्वॉल्व हैं, इंटीमिया, मीडिया एंड एडवेंटिसिया, अगर ये तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हैं तो उसको बोलेंगे स्यूडो एनोरिज्म। अगर लेयर्स इन्वॉल्व हैं, लेयर्स ऑफ आर्टरीज, सपोज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये वेसल है, यहाँ पे जो ये एनोरिज्म फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कौन सी लेयर होगी? मीडिया एंड एडवेंटिसिया। अगर ये चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है देन इट इज कॉल्ड ट्रू एनोरिज्म। अभी हमने जैसे बात किया था वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल था, यहाँ पे जो ये एनोरिज्म हो रहा था और साइड में क्या प्रेजेंट था? फाइब्रोफैटी टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट था या और टिश्यूज प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे कोई और टिश्यू प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्यूडो एनोरिज्म। ये वेंट्रिकल्स में भी हो सकता है स्यूडो एनोरिज्म और वेसल्स में भी। वेसल्स में कैसे होगा? सपोज अगर वेसल के लेयर्स रप्चर कर जाती हैं, तीनों ही लेयर्स रप्चर कर जाती हैं, एडवेंटिसिया, मीडिया, इंटीमिया, तो ब्लड का फ्लो कैसा रहता है? दिस वन, जो ये ब्लड है यहाँ से फ्लो करके और बाहर जाके इकट्ठा कर जाएगा, एक हीमोटोमा इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। अभी सपोज बाहर क्या है? वेसल्स मसल्स के अराउंड भी हो सकती हैं, तो बाहर बहुत सारी मसल्स इकट्ठी हैं, मसल फाइबर है। अभी ये मसल फाइबर इसकी कवरिंग फॉर्म कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड स्यूडो एनोरिज्म। स्यूडो एनोरिज्म। सिंपली ट्रू एनोरिज्म्स आर दोज जिसके अंदर तीनों लेयर्स वेसल्स की प्रेजेंट है, इंटीमिया, एडवेंटिसिया एंड मीडिया। लेकिन जो स्यूडो एनोरिज्म रहते हैं उसके अंदर एक एक्स्ट्रा टिश्यू, वेसल्स का पार्ट नहीं रहेगा कवरिंग के लिए, बल्कि कोई फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है, मसल प्रेजेंट है या कोई ऑर्गन पार्ट प्रेजेंट है और वहां पे बहुत सारा ब्लड इकट्ठा अगर हो रखा है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो एनोरिज्म। दिस इज according to the nature of aneurysm, it may be true or it may be pseudo aneurysm या false aneurysm depending upon the shape। अगर शेप के बेसिस पे बात करते हैं तो एनोरिज्म कौन कौन से टाइप का हो सकता है? इट मे बी सेकुलर, सैक बना सकता है, ये वेसल्स है, वेसल्स के अंदर ये क्या बना सकता है? सैक, तो ये सेकुलर एनोरिज्म हो सकता है। इट मे बी सिलेंड्रिकल, एक जैसे सिलेंड्रिकल शेप रहती है, इसकी शेप में भी एनोरिज्म बिल्डअप कर सकता है। इट मे बी सर्पेंटाइन, दिस वन, वेसल्स के अंदर ऐसे भी ये फॉर्म हो सकता है, सर्पेंटाइन। इट मे बी सिलेंड्रिकल, इट मे बी रेसिमोस, जैसे एब्डो एरोटा है, एरोटा का जो शेप है अगर वहां पे अगर एनोरिज्म दो तीन लोकल साइट्स को इन्वॉल्व कर लेता है, दैट वन इज कॉल्ड रेसिमोस। जैसे ये चीज है, यहाँ पे अगर एनोरिज्म बिल्डअप कर जाए, दैट इट मे बी रेसिमोस, सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, इट मे बी स्फेरिकल टाइप,
और इट मे बी सिलेंड्रिकल। वो वेसल्स की शेप पे डिपेंड करता है। अगर वेसल्स के अंदर सैक लाइक का एक शेप आ जाता है देन इट इज कॉल्ड सैकुलर। अगर वेसल्स की जो शेप है वो सर्पेंटाइन लाइक रहती है तो उसको सर्पेंटाइन। रेसिमोस जैसा दिखाई देगा तो दैट्स वन। अभी इसी के अंदर फर्दर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो डिस्कस करेंगे। ये शेप्स के अकॉर्डिंग हो गया। इरिवर्सिबल डायलेटेशन हो रहा है एन्यूरिज्म में। आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करेगा। इसमें एक डाइसेक्शन भी रहेगा, डाइसेक्शन एन्यूरिज्म। डाइसेक्शन एन्यूरिज्म इसमें क्या है, सपोज हम लोग एक एब्डोमिनल एरोटा की बात करें एग्जांपल के लिए, दिस इज एरोटा। अगर यहाँ से यहाँ पे कैसे ब्लड फ्लो करेगा, दिस वन लाइक दैट, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है। बट अगर यहाँ पे इंटीमिया रप्चर हो जाता है, मीडिया रप्चर हो जाता है, तो यहाँ पे जो ये लेयर प्रेजेंट है, दिस वन, जो ये लेयर्स प्रेजेंट है, ब्लड यहाँ से यहाँ पे फ्लो करने लगेगा इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में जाके ब्लड जो मीडिया लेयर है इसमें प्रोक्सिमली मूव कर सकता है, डिस्टली मूव कर सकता है। ब्लड की जो डायरेक्शन है दोनों में हो सकती है। इट मे बी इन प्रोक्सिमल डायरेक्शन एंड डिस्टल डायरेक्शन। इट डाइसेक्ट द लेयर, ये लेयर को ही डाइसेक्ट करिए, देन इट इज कॉल्ड डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। पहले ये डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म भी बोला जाता था, बट नाउअडेज इट कॉल्ड डाइसेक्टिंग हेमाटोमा, बिकॉज यहाँ पे ब्लड का ही कलेक्शन हो रहा है लेयर्स के अंदर ही। तो ये कौन सा एन्यूरिज्म हो जाता है, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। लेयर्स के अंदर ही प्रोक्सिमली और डिस्टली ब्लड फ्लो करने लगता है लेयर्स के अंदर, जो इंटीमिया, मीडिया और एडवेंटिसिया है, देन इट इज कॉल्ड डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। अभी एन्यूरिज्म क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसके बेसिस पे बात करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एथेरोस्क्लेरोसिस, कैसे ये फॉर्म करेगा। वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ एन आर्टरी। मोस्टली ये मीडियल्स और लार्ज साइज आर्टरीज को ही इन्वॉल्व करता है। डायलेटेशन हो जाता है, बलूनिंग, स्ट्रेच हो जाता है। अब ये कौन सी आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है, दैट आर वीक। वीक आर्टरीज जो हैं उनको ये इन्वॉल्व करेगा, या कहीं पे टीयर हुआ है या कोई रप्चर हुआ है उस साइट को ये जल्दी से जल्दी इन्वॉल्व करेगा, या जहाँ पे कोई जंक्शन प्रेजेंट है आर्टरीज में, जैसे सपोज दिस वन, यहाँ पे जो ये ब्लड का फ्लो आएगा और ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस इधर लगेंगी, तो मोस्ट कॉमनली जहाँ पे एक वेसल्स टू में डिवाइड होता है, टू में डिवाइड होगी, तो मोस्टली यहाँ पे एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। बिकॉज जैसे ही ब्लड आ रहा है ये हाइयर टेंडेंसी से यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये जो पार्ट है सबसे ज्यादा इसके अंदर चांसेस होते हैं वीक होने के, बिकॉज मैक्सिमम फोर्सेस इस एरिया पे लग रही हैं, तो ये डायलिटेशन में जा सकता है। सपोज दिस इज फ्लो ऑफ ब्लड, ऐसे ही हम लोगों का ब्लड फ्लो कर रहे हैं, एक लैमिनार फ्लो में ब्लड जो है फ्लो करता है, लैमिनार फ्लो ऑफ ब्लड इज लैमिनार फ्लो में कर रहा है। बट अगर हम लोग बात करें हैं डिसफंक्शन अगर एंडोथेलियम का हो जाता है, वेसल्स के अंदर कौन कौन से लेयर प्रेजेंट है, एंडोथेलियम, इंटीमिया, मीडिया एंड एडवेंटिसिया। जो इंटीमिया है ये इनर मोस्ट लेयर है, देन मीडिया प्रेजेंट होता है, देन एडवेंटिसिया। अगर एंडोथेलियम डिसफंक्शन हो जाता है, सपोज अगर एंडोथेलियम डिसफंक्शन हो गया, एंडोथेलियम का रप्चर हो गया या डिसफंक्शन हो गया, और यहाँ पे बहुत सारा ब्लड आके इकट्ठा हो गया, यहाँ पे ब्लड का जो है एक कंसेंट्रिक फॉर्म में ब्लड फ्लो करने लग गया, बार बार यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही थी, या हो सकता है डिसफंक्शन, या फिर हो सकता है टीयर या रप्चर, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है इसकी वजह से, या एबनॉर्मल फोर्स, या बोल सकते हैं जर्क फोर्सेस, एकदम से जर्क फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं, तो इस पार्ट का एक ही जगह पे अगर बार बार फोर्स एक्सर्ट होती रहे तो इस एरिया का क्या हो जाता है, बैलूनिंग लाइक दिस। ऐसे वो पार्ट जो है बल्ज आउट कर जाता है। फर्स्ट क्या होगा, बल्ज आउट होगा, देन ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा,
डिस्टर्ब, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे ही ब्लड डिस्टर्ब होगा वो कंसेंट्रिक रिंग की तरह लाइक दिस ऐसे मूव करने लगेगा, और जैसे ही यहाँ पे मूव कर रहा है तो ब्लड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो ब्लड स्टैग्नेंट एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। अगर ब्लड एक जगह पे इकट्ठा होता है तो ब्लड के अंदर क्या कैपेसिटी होती है, वो कोगुलेट करने लगता है, देन इट विल स्टार्ट टू कोगुलेट। कोगुलेशन प्रोसेस शुरू हो गया। कोगुलेशन अगर हो रहा है देन इट विल फॉर्म थ्रोम्बस। थ्रोम्बस ये फॉर्म कर लेगा। फर्स्ट हमने बात किया आर्थरोस्क्लेरोसिस, अगर डिसफंक्शन अगर आर्टरीज का है, एंडोथेलियम रप्चर होगा। अभी जो लेटेस्ट हमने वीडियो डाली हुई है आर्थरोस्क्लेरोसिस की, उसको देखेंगे कि कैसे कैसे एक आर्थरोस्क्लेरोसिस बिल्डअप होता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकंड हमने बात किया जैसे ही डिसफंक्शन है यहाँ पे, या साइट या इंजरी या फ्लो की वजह से, जट नर्व फोर्सेस की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है इरेगुलर हो रहा है, और कुछ अमाउंट में जो ब्लड है यहाँ पे स्टेगनेंटली इकट्ठा हो रहा है। जैसे ही ब्लड एक जगह पे इकट्ठा होता है, इट हैव द कैपेसिटी टू कोगुलेट, कोगुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां पे बहुत सारा ब्लड कोगुलेट कर जाएगा, प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, थ्रोम्बस। जैसे ही बहुत सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे हो रहे हैं तो वो प्लेटलेट रिलीजिंग फैक्टर, एग्रीगेट रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेंगे, वहां पे बहुत सारे प्लेटलेट्स और भी जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और साथ में यहाँ पे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, इंटरल्यूकिन्स, ये चीजें भी आ जाती हैं और ये बिल्डअप कर देती हैं। ये चीज बिल्डअप हो गया तो यहाँ पे बलूनिंग हो जाएगा और ये पार्ट स्ट्रेच आउट कर जाएगा, ऑलरेडी ये पार्ट वीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एनोरिज्म। फर्दर जो ये प्रॉब्लम है आगे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकती है, इट में कन्वर्टेड इनटू एम्बोलिज्म। जो ये थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है ये फर्दर अगर इस प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट थिंग ये इरिवर्सिबल है, ये ठीक हो भी नहीं सकता है। तो अगर ये थ्रोम्बस बन रहा है, ये क्या होगा, अगर हाइयर अमाउंट में ब्लड आया या थ्रोम्बस डिसलोज कर गया, अगर थ्रोम्बस अपनी साइड से डिसलोज कर गया, यहाँ से मूव कर गया, थ्रोम्बस ब्रेक डाउन हो गया, जैसे ही थ्रोम्बस अगर ब्रेक डाउन हो गया ये मूव करेगा टू अदर साइड, और जैसे ही अदर साइड पे जाएगा, सपोज यहाँ पे छोटी छोटी वेसल्स हैं, ये इनको कंप्लीटली ओक्लूड कर देगा। अगर ये ओक्लूड कर रहा है तो ये वहां पे क्या कर सकता है, एम्बोलिज्म, इन्फाक्शन, कंप्लीटली वहां की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी एंड इट विल लेड टू फर्दर प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट एथ्रोस्क्लेरोसिस, एथ्रोस्क्लेरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। सेकंड ये थ्रोम्बस फॉर्म कर सकता है। थर्ड ये थ्रोम्बस एम्बोलिज्म फॉर्म कर सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, और यही थ्रोम्बो एम्बोलिज्म फर्दर इन्फेक्शन कन्वर्ट कर सकता है, ये चीज। थर्ड वन थिंग, अगर वेसल्स के अंदर कोई माइक्रोब प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे कोई माइक्रोब प्रेजेंट है, अब भी जो सारा सिस्टम है बॉडी का, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है या एंटीबॉडी जो भी सिस्टम है, एंटीजेंस, वो सारे के सारे यहाँ पे लगे हुए हैं इसको ठीक करने में। अगर बॉडी में कोई भी पार्ट अगर डिसरप्ट कर जाता है या एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, तो वहाँ पे खुद का बॉडी एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस पर काम करने लगता है। अभी सारा सिस्टम वहाँ पे बिजी है, तो माइक्रोब इज वेरी हैप्पी कि उसको उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रोलिफेरेट करने लगता है, एक्टिवली अपने आप को बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है और इस साइट को इंक्लूड कर लेता है, देन इट इज कॉल्ड इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्टेड एनोरिज्म, इन्फेक्शन एनोरिज्म या माइकोटिक एनोरिज्म। अब ये इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन एनोरिज्म भी फॉर्म हो सकता है। सेकेंडरली जो इसके एडजेसेंट स्ट्रक्चर होंगे वो इनको भी कंप्रेस कर सकता है, तो यहाँ पे कंप्रेशन भी हो सकता है। जो ये वेसल्स के अंदर डायलिटेशन हो रहा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, सपोज अगर एरोटा का एनोरिज्म है, पीछे से इसोफेगस आ रहा है, तो वो इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो उस जो पैसेज है फूड का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है इसकी वजह से, बिकॉज इट ओक्लूड द ल्यूमन ऑफ इसोफेगस बाय द कंप्रेशन मैकेनिज्म। और हो सकता है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है उसके ऊपर ये कंप्रेशन डाले, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकता है, तो ये फर्दर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो इसकी वजह से, एनोरिज्म की वजह से एथ्रोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हैं, थ्रोम्बस एम्बोलिज्म में कन्वर्ट होने के, इन्फेक्शन के चांसेस हैं। अगर कोई पेशेंट सिफिलिस का है,
सिफिल्स अगर किसी को हो रखा है तो जब सिफिल्स का टर्शियरी स्टेज है तो ये इसको इंक्लूड भी कर सकता है, एनोरिज्म भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है वेसल्स में एंड दैट इज कॉल्ड सिफेलिटिक एनोरिज्म। तो ये चीजें फर्दर और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट syphilitic aneurysm, atherosclerotic aneurysm and infarction aneurysm। वेंट्रिकल्स का डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, वेसल्स रप्चर कर सकते हैं और दे में फॉर्म हेमाटोमा, तो ये हेमाटोमा भी फॉर्म कर सकती हैं। हेमाटोमा सराउंडिंग स्पेसेस में हेमाटोमा क्रिएट कर सकते हैं और कंप्रेशन डालने का काम करेंगे। अगर ये ब्रेन वेसल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे ये हम लोगों का सर्कुल ऑफ विलिस ऐसा रहता है, और मोस्ट कॉमनली अभी हमने बात किया जहाँ पे एक वेसल टू में डिवाइड होती है तो मोस्ट कॉमनली वो साइट्स इंक्लूडेड रहते हैं। सपोज ये जो एरिया है यहाँ पे ब्लड के जो है एनोरिज्म फॉर्मेशन होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये आर्टरी है यहाँ पे, ये चीज है यहाँ पे बलूनिंग होने के चांसेस एंड यहाँ पे बलूनिंग होने के चांसेस। तो जब ये सर्कुल ऑफ विलिस के अंदर अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, एनोरिज्म फॉर्मेशन होने लगता है, दैट वन इज कॉल्ड बैरी एनोरिज्म। Barry aneurysm. This is all about aneurysm. Normally, it is cardiovascular disorder and cardiovascular system disorder, localized, irreversible, and dilatation of vessels. Thank you.